बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं वॉइस टीवी उर्दू। आपका मेज़बान मीर हिलाल हाजुरी हाजिर खिदमत और प्रोग्राम है स्पेशल रिपोर्ट। और स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर, मोहम्मद खुर्शीद आलम जो कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर थे, उन्होंने पार्टी से इलाहिदगी इख्तियार की है। मोहम्मद खुर्शीद आलम के बारे में आपको बताते चले कि पीडीपी के दौर में वो एमएलसी रहे हैं और आज वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस से बाहर हुए क्योंकि उन्होंने पीडीपी से इस्तीफा देने के, यानी साल 2019 के बाद उन्होंने पीडीपी को खैरबाद किया था और उसके बाद पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे। और पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के बाद आज बिलाकर मोहम्मद खुर्शीद आलम पीपल्स कॉन्फ्रेंस को भी छोड़ गए। हालांकि एक समाजी राब्ता साइट पे उन्होंने एक पोस्ट भी किया है जिसमें उन्होंने सज्जाद गिरी लोन जो कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन हैं, उनकी बालिग नज़रिया और उनकी शख्सियत के बड़े तारीफ़ किए, लेकिन इतना साथ ही ये भी कहा कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग, यानी खुर्शीद आलम की कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग उसके साथ इत्तेफाक नहीं कर रहे हैं जहां तक मैंडेट का ताल्लुक है। और इस निस्बत से हम कोशिश करेंगे मोहम्मद खुर्शीद आलम के साथ ही जुड़ने की। गालिबन खुर्शीद साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। खुर्शीद साहब, आपका इस्तकबाल है। जानना चाहेंगे कि आपने पीपल्स कॉन्फ्रेंस आज छोड़ दी है, खैराबाद किया है, वजूहात क्या रहे हैं? क्योंकि काफी वक्त से आप इस कारवान के साथ चले थे। कोई 1.5-2 साल से मैं पीसी के साथ रहा। उससे पहले मैं पीडीपी में था। बुनियादी तौर पे जो इंतखाबी नताइज सामने आए हैं जी, वो एक काबिल गौर, एक हिसास पॉलिटिकल वर्कर के लिए एक गौर तलब मसला रहा। मैं अपनी जात को मोर्दी इल्जाम लगाता हूँ कि मैं कामयाब नहीं हुआ लोगों को तंजीम और तंजीम के एजेंडा के साथ कनेक्ट करने में। मेरी कंट्रीब्यूशन नहीं रही, मैं नाकाम हुआ। ऑल्दो आई वर्कड टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी, लेकिन हो नहीं पाया। शहर श्रीनगर की मैं बात करूंगा, वहां पे मैं नहीं हो पाया जी, लोग कनेक्ट नहीं हुए जी, या बडगाम बिरोआ में मैंने काम किया, नहीं हो पाया जी। सो अंडरस्टैंड कि मेरी लिमिटेशंस, जो लोगों का जो रुझान रहा और जो नताइज सामने आए, तो अगर उनको हम सर्फ नजर करें, इग्नोर करें, तो एक पॉलिटिकल वर्कर वो एक गलत बात हो गई। सो माय कलीग्स एंड माय पीपल जो मेरे साथ काम कर रहे हैं शहर श्रीनगर के सारे कॉन्स्टिट्यूंसी के, मैंने से कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसे श्रीनगर, पूरे श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं कामयाब नहीं हुआ लोगों को पीसी के साथ कनेक्ट करने में। सो टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई हैव लेफ्ट द पार्टी फॉर गुड, विशिंग देम ऑल गुड लक। मैंने सज्जाद साहब के साथ काम किया एंड इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस। लेकिन खुर्शीद साहब, वेरी विजनरी लीडर। खुर्शीद साहब, चूंकि जब हम इस सियासी दौर में देखते हैं ये उतार चढ़ाव हर वक्त होते हैं, कोई पार्टी जीतती है, किसी वक्त कभी हारती है। आज भी हमने कई सारी पार्टियां देखी हैं जिन्होंने काफी स्ट्रगल किया है। तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस का अगरचे इलेक्शन था और आपके लिए भी एक पीसी के अंदर एक पहला एक्सपीरियंस था, और इस पहले एक्सपीरियंस में अगर हार हुई है, नाकामी हुई है, आप लोगों को कनेक्ट नहीं कर पाए हैं, तो इसका क्या यही जवाब है कि फिर पार्टी को ही अलविदा कहा जाए? देखिए, इस पार्टी में जो मैंने ज्वाइन किया था, ये 1978 की पार्टी है जो ख्वाजा अब्दुल गनी लोन साहब की बनाई थी जी। द वे कुछ बातें हुई इलेक्शंस में, तो मुझे लगा कि मुझे आज भी ये महसूस हो रहा है कि मैं लोगों को, जो मेरा काम था, जो मेरी जिम्मेदारी थी, मैं वो नहीं पूरा कर पाया। दूसरी बात ये भी है, एक तो आप अपनी कमजोरी बता रहे हैं कि मैं नहीं कर पाया, तो उसमें आप क्या ये देखते हैं कि जो पीसी का एजेंडा है, लोग उस एजेंडे के साथ जुड़ नहीं रहे हैं? प्रोग्राम कनेक्ट नहीं हो रहा है, एजेंडा कनेक्ट नहीं हो रहा है। हालांकि मैं समझता हूं कि एक मुश्किल क़यादत थी वहां पे, है वहां पे, लेकिन आई कुड नॉट डिलीवर। तो आपने कोशिश की थी? और मेरा मानना यह है कि एक सियासी कारकुन अगर अपनी मुफौजा जिम्मेदारियों में नाकाम होता है तो ही शुड नॉट बी अ लायबिलिटी विद द पार्टी। तो आपने कोशिश की थी पार्टी लीडरशिप को यह बताने की कि हमें एजेंडे में कोई तब्दीली लानी चाहिए? नहीं, एजेंडा ठीक है, एजेंडे में क्या प्रॉब्लम, एजेंडे में प्रॉब्लम नहीं है। तो खुर्शीद साहब, नेक्स्ट आपका क्या होगा? अब आपने पीसी छोड़ दी है, तो आप सियासत में रहेंगे, और अगर सियासत में रहेंगे तो नेक्स्ट क्या गोल पोस्ट होगा? देखिए, मैं इतना बड़ा लीडर तो हूं नहीं कि मेरे वजह से कोई एजेंडा तब्दील करे या एजेंडा पे रहे। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता रहा हूं, चाहे पीडीपी में था, चाहे पीसी में था। तो मेरे जो लोग हैं जिनके साथ में मुतल्लिक हूं, जो मेरे साथ मुतल्लिक हैं, ये फैसला उनका था कि हम
हमारी पॉलिटिकल शिनाख्त नहीं बन पा रही है पीसी में जी। सो दे टुक ए कॉल, उनका फैसला था कि जहां हम कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, खुद को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं लोगों के साथ, तो उसमें हमारा रहना एक लायबिलिटी के सिवा कुछ भी नहीं है। तो हमें उम्मीद है कि उन्हीं लोगों ने ये भी आपको हमने मीटिंग रखी है, वी विल टेक ए कॉल यूनानिमसली जॉइंटली, सारे दोस्त, सारे वर्कर्स, सारे साथी, जो लोग पीसी के साथ कनेक्ट नहीं हुए, जो आपके वर्कर्स हैं जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं जी, और गालिबन उनके साथ आपका सलाह मशवरा भी हुआ होगा कि नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन आपकी तरफ से क्या रहेगा। एक फैसला जो कल तक का हो गया था कि हम पीसी में ज्यादा देर नहीं रह पाएंगे, अच्छा नहीं रहेगा, लायबिलिटी बन के रहना ठीक नहीं है। सो वी टुक ए कॉल एंड वी डिसाइड। अब एक नई डेवलपमेंट है, नाउ वी आर आउट ऑफ द पार्टी, नाउ वी हैव टू सिट अगेन एंड डेलिब्रेट अपॉन द इश्यूज। ऑप्शंस को हमने देखना पड़ेगा, कितने ऑप्शंस हैं, क्या किया जा सकता है, कहां जा सकते हैं, वेयर वी कैन ऐड, वेयर वी कैन कंट्रीब्यूट, कहां पे हमारी आवाज हो सकती है, कहां हम अपने लोगों की बात कर सकते हैं। पर्टिकुलरली अगर मैं अपने वर्कर्स के, अपने साथियों की ख्वाहिशात, उनके एहसासात और उनके जज्बात को पूरा नहीं कर पाऊं, आखिर पर मुख्तसरन आखिर पर के लोगों के हित में जहां बात करनी होगी, हमारा तो पॉलिटिकल वर्कर का क्या होता, अपनी रियासत का, अपने मुल्क के लोगों की बात करना, उनकी सर्विस करना। खुर्शीद जहां साहब पे मुझे लगे, मेरे साथी को लगे कि हमारी आवाज मौसर हो सकती है जी, वहां पे बात करेंगे, फैसला करेंगे। खुर्शीद साहब आखिर में जानना चाहूंगा और मुझे पूरा यकीन है कि इसका साफ शिफाफ जवाब उसी तरह देंगे जिस तरह इससे पहले सवालात का आपने दिया। रिसेंटली आपने एक पोस्ट किया था जब ये खबरें चली थी कि कुछ लीडरान पीडीपी के साथ जुड़ रहे हैं और उसमें आपका नाम भी शामिल किया गया था और आपने उस लिस्ट से अपने आप को डिसएसोसिएट किया था। तो वो टुडे अगर आई एम आल्सो टुडे भी मैं उसको रिजेक्ट कर रहा हूं। जो चंद मीडिया हाउसेस से बात चलाई गई थी कि वी हैव अप्रोच्ड, खुर्शीद आलम इज आल्सो अप्रोच्ड। मेरी उम्र का तकाजा ये है कि मैं कासे गदाई लेकर पॉलिटिकल पार्टीज के पास जाऊं कि साहब मुझे अपने साथ रख लीजिए। मैं छोटा आदमी हूं, लेकिन इतना छोटा भी नहीं हूं कि दरवाजे पे कहीं खड़ा हो जाऊं कि मुझे इसे ले जाए। अच्छा, मतलब मसला इतना ही था कि खुर्शीद साहब ने अप्रोच नहीं किया है, लेकिन आपने आप इस बात को भी रद्द नहीं कर रहे हैं कि डेलिब्रेशंस नहीं चले हैं, बातचीत का सिलसिला नहीं चला है। हो सकता है भाई साहब, इस शहर में हमारी निस्वार की छोटी सी दुकान है जी, तो साहब बात तो होगी, मेल मिलाप तो होगा, मशवरात तो होंगे, ख्वाहिशात तो होंगी, दावतें तो होंगी, मिलना जुलना तो रहता है। वो एक और मसला है। तो वो ये कहना खुर्शीद आलम ने जो हमारे दरखास्त दिए, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो इज दैट ऑप्शन स्टिल अलाइव? दैट्स एन ऑप्शन, यस। जम्मू कश्मीर के सियासत में कितनी पार्टियां हैं जो हमारी ऑप्शन हो सकती है जी। मोहम्मद खुर्शीद आलम के लिए जो ऑप्शन हो सकते हैं कश्मीर सेंट्रिक, जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में, उनके जज्बात, एहसासात और मफादात की तर्जुमानी के लिए बिल्कुल जो भी तंजीम हमें लगे ठीक है उसमें शामिल होंगे, या इंडिपेंडेंट चलेंगे, बैठेंगे नहीं। अच्छा, बैठेंगे नहीं। अच्छा, सिर्फ पीडीपी से ये सलाह मशवरा या उन लोगों से जो आपकी नस्वार की दुकान तक आते थे, तो सिर्फ पीडीपी के साथ था या कुछ और भी जमातें थी जो आपकी दुकान पे आते जाते थे? हिलाल साहब, छोटी सी निस्वार की दुकान सही लेकिन ऑप्शंस की कमी नहीं है जी, दैट आई अश्योर यू। आपके इस छोटे से सियासी कार्यकर्ता ने इस मुल्क में इतना घूमा है, इतनी गर्द खाई है जी कि हर किसी निगाह में होगा, डेफिनेटली होगा। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ तो क्या मेल मिलाप अभी सभी से हैं? मशवरा कर रहे हैं। चलिए खुर्शीद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद खुर्शीद आलम। इशारों में आप बहुत कुछ समझ भी गए होंगे, हालांकि अभी ये कबलज वक्त ही है, लेकिन इतना ज़रूर है, इतना तय है कि मोहम्मद खुर्शीद आलम पीपल्स कॉन्फ्रेंस से, या पीपल्स कॉन्फ्रेंस जिसकी सरबराही सज्जाद गनी लोन कर रहे थे, उससे बिल्कुल इलाहिदा हो गए हैं। उनका कहना है कि उनकी शहर के अंदर छोटी सी नस्वार की दुकान है और वहाँ पर लोगों का आना जाना रहता है, लेकिन हमारे ज़रा यही कहते हैं कि जो पिछले दिनों हमने भी खबर चलाई थी और उसमें जो ख़रीदार वहाँ पर आए हुए थे, शायद बात जो है वहीं पे बन सकती है।
चले, ये थे मोहम्मद खुर्शीद आलम, लेकिन वकार रसूल वानी का भी एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। हालांकि कुछ खबर रसाई इदारों ने इसे आज चलाया है, जिसमें वकार रसूल वानी जो कि कांग्रेस पार्टी के यूटी सदर है, उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात यानी असेंबली इंतखाबात से कबल एक अलायंस चलाने की ज़रूरत है, जिसमें उन्होंने रीजनल पार्टीज़ का जिक्र किया। और जब हम रीजनल पार्टीज़ का जिक्र करते हैं तो उसमें दो बड़ी जमातें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की सूरत में नजर आती है। यानी वकार रसूल वानी का कहना है कि इन जमातों के साथ ये जमातें अगर कांग्रेस के साथ चलेंगे या हम तीनों एक साथ चलेंगे तो फिर जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी को हराया जा सकता है। उनका यह भी कहना है कि रिसेंटली जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए हैं और उसके जो नताइज आए हैं, उसमें हमने देखा कि जो सेक्युलर वोट था वो मुनकसिम हुआ था, और यही वजह बना कि फिर कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो हार गए हैं। सईद रऊफ फारूकी के साथ भी इस मामले को लेकर जुड़ने की कोशिश करेंगे। सईद रऊफ, जानना चाहेंगे कि वकार रसूल वानी का बयान आप किस नज़र से देखते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि हमें साथ मिलकर चलना होगा। हालांकि ये कुछ खबर रसाई इदारों की जानब से ये खबर आई है, मैंने खुद भी वकार रसूल वानी से बात करने की कोशिश की थी इस खबर की तस्दीक के लिए, लेकिन नहीं हो पाई है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन बनती है, इस तरह की डिमांड है कांग्रेस की जानब से कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज, खासतौर पर रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, और इशारा कांग्रेस और पीडीपी की तरफ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की तरफ है, तो क्या ये मुमकिन है कि ये तीन जमातें कम अज कम एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आ सकती हैं, तब जब इंडिया अलायंस के अंदर ये एक साथ नहीं बैठ पाई हैं और जम्मू कश्मीर की विजाविस कोई फार्मूला जो है उसको चाक आउट नहीं कर पाए? देखिए हिलाल, लोकसभा इंतखाबात के नताइज आने के बाद कहीं न कहीं कांग्रेस ने इस तरह की पहल जो है अब शुरू की है, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह की खबरें आई थी कि कांग्रेस चाहता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात के दौरान जो है इत्तेहाद किया जाए और नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस को एक साथ मिलकर इंतखाबात में आना चाहिए। ये बाकी लीडरों की राय थी। अब जैसे जराई ब्लॉक के से वाबस्ते लोगों ने इस खबर की है कल वकार रसूल वानी के हवाले से, तो कांग्रेस जो है वो उन्होंने पहल की शुरुआत की। अब क्या ये मुमकिन है, जैसे आप सवाल कर रहे हैं, यही कोशिश की गई थी लोकसभा इंतखाबात के अंदर भी कि एक साथ मिलकर लोकसभा इंतखाबात में आ जाए ताकि बीजेपी को दूर रखा जाए, पर मुमकिन ना हो सका, क्योंकि पीडीपी फिर इंडिया अलायंस से अलग हुआ, इंडिया ब्लॉक से अलग हुआ, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ मैदान में आए और जम्मू के अंदर भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें लेके चले गए, कांग्रेस को हार हुई है। मुमकिन इस वजह से नहीं है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर जो लीडरान है वो शायद इस हक में नहीं है कि असेंबली इंतखाबात में किसी के साथ गठजोड़ किया जाए, क्योंकि लोकसभा के हवाले से अगर बात करें तो ज्यादातर लीडरान ने उसमें यह भी राय दी थी कि एक साथ चलना चाहिए। पर असेंबली के हवाले से जब हम जराए से जो हमें खबरें मिल रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर से कि हर एक लीडर चाहता है कि वो इलेक्शन लड़े, वो खुद अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करे। अगर ये अलायंस बनता है तो फिर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। पर ये क्या इसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप तैयार है, वो तैयार होंगी, एक बड़ा सवाल है। ऐसा लग नहीं रहा। जब हम देखते हैं कि रिसेंटली जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर 2 रोजा एक मीटिंग हुई है और उसमें जो वर्किंग बॉडी की मीटिंग थी उसमें ये ऑप्शन भी उठा, ये सवालात भी उठे और हमने भी चलाया, और उसमें हमने देखा कि अलायंस को लेकर जो ऑप्शन बचा था उसमें सभी मेंबरान ने ये इख्तियार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो कि पार्टी के सदर हैं, सरबराह हैं, उसको सौंप दिया है। यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर ये ऑप्शन अभी भी जिंदा है। इस ऑप्शन को लेकर अभी भी वो उसको ऑप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। यानी वो बात वहां पर उठी और इख्तियार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को दे दिया गया है ताकि वही इस निस्बत से जो कुछ फाइनल लेना होगा वो फाइनल डिसीजन लेंगे। बिल्कुल, जो 2 रोजा इजलास था नेशनल कॉन्फ्रेंस का उसमें कई बातें हुई है और इत्तेहाद के हवाले से भी बात हुई है। हालांकि जो वहां पे मुकर्रर थे जिन्होंने अपनी बात भी सामने रखी है, कई लीडरान ने इसका अपोज भी किया इस मीटिंग के अंदर जो हमें खबरें मिल रही है। पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला फैसला करेंगे कि क्या इत्तेहाद असेंबली इंतखाबात में होगा, तीनों जमातें एक साथ इलेक्शन में आ सकती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को फैसला करना। पर आज के डेट में जैसी सूरत हाल बनी है, इतना मुमकिन नहीं लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दरमियान इत्तेहाद हो सकता है और ये इत्तेहाद जो है वो असेंबली इंतखाबात में आगे
बढ़ सकता है। कांग्रेस कोशिश कर रहा है, वकार रसूलवानी ने इससे पहले भी इशारा दिया, कांग्रेस के कई लीडरान ने इस पे बात की है। हालांकि मैंने पीडीपी के कई लीडरान से भी बात की, उन्होंने कहा कि कोई बात अभी सामने नहीं है, इस पे कोई बात नहीं चल रही, क्योंकि हमको इंडिया ब्लॉक से बाहर रखा गया लोकसभा इंतखाबात के दौरान, तो फिर हम जल्दी में इस पे सोच विचार नहीं कर सकते हैं। फिलहाल हम अलग तरीके से असेंबली इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जहां पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हमारे लीडर नहीं है, फेस नहीं है, उनके के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। यानी पीडीपी अभी इस बारे में गौर नहीं कर रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक साहब फैसला करेंगे, पर कांग्रेस ने जो है एक कोशिश की, एक पहल की है। अब ये आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ये वक्त ही फैसला करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सईद रूफ फारूक की बात करने के लिए, अपना नुक्ता नजर रखने के लिए। इसमें कोई शक नहीं, पीडीपी डिसहार्टेड हुई थी उस वक्त जब उन्हें इंडिया ब्लॉक से अलग किया गया था, जम्मू कश्मीर के अंदर जब ये इंतखाबात हुए थे, पार्लियामेंट्री इंतखाबात। और अभी कांग्रेस की जानब से एक और कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी किसी तरह से जम्मू कश्मीर में विराजमान नहीं होनी चाहिए, और इस निस्बत से कांग्रेस अगरचे कोशिश कर भी रही है पर्दे के पीछे से ही, लेकिन इसमें क्या ये रिजल्ट ओरिएंटेड होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को एक ही अम्ब्रेला के नीचे लाना ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़रूर है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। अगली खबर में बात करते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, और ऐसा ही वाक़ा आज बारामूला के शुकुरा इलाके के अंदर भी देखने को मिला, जहां पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के इल्ज़ाम में एक ही नहीं बल्कि 2 अशखास को गिरफ्तार किया गया है। एक तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व था और दूसरा बेनिफिशरी बन चुका था। और इस निस्बत से जो खबर आ रही है वो अशकुरा के बारामूला इलाके के अंदर जो ये मॉड्यूल बना गया था उसको अब पुलिस ने तश्तज़बाम किया है। तस्वीरों के अंदर भी आप देख सकते हैं, ये 2 पुलिस एहलकारों के दरमियान जो ये 2 चेहरे हैं, यही एक्यूज्ड है। एफआईआर भी दर्ज हुई है। पुलिस ने मामले को आगे ले जाते हुए मजीद कार्रवाई शुरू की है। लेकिन ये पूरा मामला क्या था, अपने नुमाइंदे नदीम के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। नदीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नदीम, क्या है पूरा मामला? कहा जा रहा है कि इस निस्बत से 2 गिरफ्तारियां भी हुई हैं, 3 नाबालिग लड़कियां थी जिनका ताल्लुक बर्मा से हैं और उनकी ट्रैफिकिंग यहाँ पर हो रही थी। हाँ बिल्कुल हिलाल, अगर हम बात करें आज जम्मू कश्मीर पुलिस, अगर हम बारामूला पुलिस की बात करें तो आज जो है इस रैकेट को जो है आज बेनकाब किया गया है, जिसमें पहले ही इंफॉर्मेशन जो है पुलिस को दी गई थी कि जो शकील अहमद भट्ट जो कि वुशकुरा बारामूला का रहने वाला बताया जा रहा है, इसके खिलाफ जो है कंप्लेंट दायर की गई। और उसके बाद जब जम्मू कश्मीर पुलिस बारामूला पुलिस की टीम और उसके साथ साथ वुमेन्स टीम की जो है वहां पर पहुंची और उसके बाद इसके घर पे जब तलाशी की गई तो तलाशी के दौरान जो है 3 माइनर बच्चियों को जो है वहां पर रेस्क्यू किया गया। और उसके बाद इस शकील अहमद से जब इन्वेस्टिगेशन की गई और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब इसने पूरी तरह से कन्फेस किया कि हाँ मैं ये रैकेट चला रहा हूँ, और उसके साथ साथ दूसरे शख्स का नाम जो अब इसने सामने लाया और उसको भी जो है गिरफ्तार किया गया। उसका नाम जो है महराज अहमद तांतरे, जो कि कानली बाग बारामूला का ही रहने वाला बताया जा रहा है। और उसके घर पे भी जब छापेमार कार्रवाई देखने को मिली तो वहां पर भी जब तलाशी ली गई तो एक लड़की जो है जो माइनर बताई जा रही है उसको वहां पर जो है रेस्क्यू किया गया और इन दोनों को जो है गिरफ्तार किया गया है। और फिलहाल इन्वेस्टिगेशन चल रही है, एफआईआर भी दर्ज की गई है बारामूला पुलिस स्टेशन में। और बताया यह भी जा रहा है कि कुछ और गिरफ्तारियां जो है अमल में लाई जा सकती है, क्योंकि अभी जो है इन दोनों से पूछताछ चल रही है। जो ये रैकेट चला रहे थे, जो बाहर से बर्मा से जो लड़कियों को यहाँ पर लाते थे, जो माइनर लड़कियों को यहाँ पर लाते थे और यहाँ पर जो है ये बेचते थे इनको, और उसके बाद जो है ये धंधा चला रहे थे। काफी टाइम से जो है बताया जा रहा है कि ये धंधा कर रहे थे। कहा जा रहा है कि ये सारी जो लड़कियां ये नाबालिग है, ये माइनर्स हैं। बिल्कुल हिलाल जी, बिल्कुल ये नाबालिग लड़कियां हैं और ये इनको जो है बर्मा से लाकर यहाँ पर लोगों के साथ बात करके जो है इनको ये अच्छी खासी रकम में बेच देता था। और उसके बाद जब पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, पुलिस ने कार्रवाई की, बारामूला पुलिस ने, और उसके साथ साथ वहां पर जो टीम है वो एडमिनिस्ट्रेशन की वो वहां पर पहुंची और इसको जो है वहां पर शकील को पहले गिरफ्तार किया गया और उसके बाद इसके घर की तलाशी ली गई। घर की तलाशी लेने के बाद जो है 3 वहां पर जो माइनर लड़कियां पाई गई और इनको जो है वहां से रेस्क्यू किया गया। और उसके बाद इसके बाद पूछताछ की गई और पूछताछ के दौरान जो है इसने महराजुद्दीन का नाम सामने लाया और उसके घर से भी जो है एक माइनर लड़की को जो है। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम पूरी जानकारी देने के लिए। नदीम, पुलिस का वो बयान जो पुलिस की तहकीकात है वो आप तक पहुंचा रहे थे।
कि इस मामले की निस्बत से अभी तक जो पेशरफ्त हुई है उसमें क्या क्या हुआ है, लेकिन फ़िलहाल मामला दर्ज हुआ है, मामला कोर्ट में जाएगा और कोर्ट तय करेगा कि क्या ये माइनर्स थे, किस तरह के थे, ट्रैफिकिंग थी, ये सारी चीज़ें कोर्ट में देखी जा सकती हैं। लेकिन फ़िलहाल पुलिस की जो अभी तक की ये तहकीकात है तो वो हमने आप तक पहुँचाई है। बात स्मार्ट सिटी का भी करते हैं। वही स्मार्ट सिटी जिसकी जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इनॉग्रेशन भी की थी, लेकिन जो यहाँ स्मार्ट सिटी के अंदर खासतौर पर लाल चौक के आसपास जो ये ट्रेडर्स हैं उनका कहना है कि उस वक्त जब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने इसकी इनॉग्रेशन की थी तब इस स्मार्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट्स थे उसमें 80% काम हुआ था। सिर्फ 80% काम मुकम्मल होने के बाद ही इसे इनॉग्रेट किया गया था। बाकी जो रेस्ट 20% काम है वो अभी भी पेंडिंग है, यानी लगभग 1.5 साल या 2 साल का वक्त गुजर चुका है, लेकिन ये जो 20% बाकी मांदा काम था इससे अभी तक पाई तकमील नहीं पहुंचाया गया है। ये आवाम की शिकायतें हैं, ये ट्रेडर्स की शिकायतें हैं। ये ट्रेडर्स ये भी कहते हैं कि वैसे तो एजेंसीज ने जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या इन प्रोजेक्टों की अमलावरी कर रहे हैं, उन्होंने सभी प्रोजेक्टों का काम हाथ में लिया है, काम शुरू किया गया है, लेकिन सारा काम अभी अधूरा ही है। न सिर्फ इतना बल्कि इन दुकानदारों का ये भी कहना है कि यहाँ दुकानदारों की पार्किंग के लिए 1200 रुपये फ़ीस यानी 1200 रुपये माहाना फ़ीस वसूल किया जाता है, पार्किंग चार्जेस, लेकिन यही फ़ीस अब 2000 रुपये तक पहुँचाया गया है। उनका कहना है कि यहाँ सभी दुकानदार जो है अच्छे काम से नहीं चल रहे हैं, काफ़ी सारे दुकानदार जो है अभी नुकसान से ही जूझ रहे हैं, लेकिन ऊपर से सरकार की जानिब से उन पर इस तरह का दबाव डाला जा रहा है। दुकानदार क्या कहते हैं उन्हीं की ज़ुबान से। आपके माध्यम से मैं एलजी साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ, जो यहाँ का स्मार्ट सिटी बनी थी 80% कंप्लीशन पे एलजी साहब ने इसका इनाग्रेशन किया है। जो 20% बाकी रहा था वो आज तक कोई आया नहीं देखने के लिए उस 20% कोई काम हुआ कि नहीं। बहुत काम हुई थी, केबल्स लेड किए थे, चैनल्स बनाए थे, बाकी बनाए थे, मगर अधूरे वहीं रह गए थे। दूसरी मसला हमारा ये है कि जो यहाँ प्रोजेक्ट जो लगा था, ये स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट, ये पिछले 2 साल से चल रहा है यहाँ पे। लेकिन स्टार्ट में तो हमने सोचा कि ये कुछ अलग से होगा, लेकिन अभी जो एलजी साहब ने इसकी इनॉग्रेशन की जस्ट 3-4 मंथ्स बिफोर, 4-5 महीने पहले, तो उससे लगा कि हमें इसके बाद उसमें काम और भी होगा। लेकिन एज इट इज़ जैसा उन्होंने रिबन काटा था तो आज तक वही है, कोई एक इंच का काम नहीं। नाज़रीन, था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुई को आज का ये स्पेशल रिपोर्ट यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।